नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चैन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की जो कंटिन्यू अपनी सीरीज है उसको जारी रख रहे हैं और आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको लेके आ रहे हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं ना कहीं ये आपको बेनिफिट दे रहे होंगे। और अगर आपको बेनिफिट दे रहे हैं तो आप हमें अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। अब आप हमें अप्रिशिएट कैसे करोगे? तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। आपके जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी देख सकते हो। और जैसा आपको पता है कि त्योहारों का टाइम नजदीक है, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट त्योहार आने वाला है दिवाली, तो आप थोड़ा बिजी हो जाओगे उसमें भी। तो बेटर है कि अभी जो आपके पास एक दो दिन है कि उसमें थोड़ा एफर्ट लगा के अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर लो, क्योंकि भाई देखो निरंतर प्रयास तो करने होंगे। आपको पता है कि पुलिस की वैकेंसी लाइन में है, एसआई की वैकेंसी आने वाली है और अब तो ये भी कंफर्म हो चुका है कि हाँ रेलवे की वैकेंसी भी आएंगी। तो आप अपनी मेहनत में कोई कमी मत करिए, कोई कुर्ताई मत बरतिए, अच्छे से करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। और आपके लिए अब तो शॉर्ट्स भी आने लगी हैं, जो छोटी और क्रिस्प इन्फॉर्मेशन होती है एकदम अच्छे विजुअलाइजेशन के थ्रू हम आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में देते हैं, आप वो भी हमें देख सकते हो। और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो कहां पर? आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हम हर जगह हैं। हम थैनोस की तरह हर जगह हैं, एवरीवेयर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे बिना टाइम वेस्ट किए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और आपको जो ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए और आपको ऑनलाइन अटेम्प्ट करना है इनको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके ले सकते हो, या फिर हमारी जो ऐप है चैन मंत्रा के नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप वहां से भी इनको क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भाई, चित्तौड़ ये है, हु हैज बिल्ट द विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़, यानी कि जो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ के अंदर वो किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, इसके आसपास के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो इसका राइट आंसर क्या है? महाराणा प्रताप, राजा कुंभा, राणा सांगा या कुंवर दुर्जन सिंह? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी कि राणा कुंभा हमारा। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? राणा कुंभा होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, हाईलाइट नहीं हुआ है। ये देखिए ये इसका राइट आंसर होगा। कौन होंगे? राणा कुंभा ने, इन्होंने बनवाया था ये। ठीक है, अब बात करते हैं तो बनवाया क्यों था है? कोई भाई कोई रीजन तो होगा। तो देखिए बैटल ऑफ सारंगगढ़ हुई थी, इसको याद रखिएगा। बैटल ऑफ सारंगपुर, बैटल ऑफ सारंगपुर हुई थी, याद रखिएगा। और ये बनवाया कब था? देखिए बैटल ऑफ सारंगपुर हुई थी, राजा कुंभा ने लड़ी थी अपनी विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए। इन्होंने ये जो बैटल है ये किसके अगेंस्ट लड़ी थी? ये मालवा के अगेंस्ट लड़ी थी। ठीक है, इसको भूलिएगा, भूलना बिल्कुल भी मत। मालवा के अगेंस्ट लड़ी थी, ठीक है, अगेंस्ट मालवा, याद रखिएगा इसको भी। कहां लड़ी थी भैया? अगेंस्ट मालवा लड़ी थी। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, राजा जो हमारे राणा कुंभा है, राणा कुंभा कहां से थे? तो भाई साहब ये मेवाड़ के राजा थे, राजपूत राजा थे, याद रखिएगा इनके बारे में, मेवाड़ के राजा थे। और जो मालवा की तरफ से लड़े थे वो कौन थे? महमूद खलजी थे, उन्होंने लड़ी थी। और जीते कौन थे भाई साहब? राणा कुंभा लड़े थे, इन्होंने जीती थी। और ये बना कब था? हमारा जो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है ये भी याद रखिएगा 1448 में बना था। यहाँ पे 1448 में बना था, याद रखिएगा इसको। और किसको? ये लॉर्ड विष्णु यानी कि जो हमारे भगवान विष्णु है उनको समर्पित है, याद रखिएगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल भी गलती मत करना इस चीज में। ठीक है, ये आपको याद हो गया, अच्छे से पता चल गया। अगर हम आगे बात करें आपसे, अगर हम आपसे बात करें महाराणा प्रताप जी के बारे में, तो देखिए जैसा कि आपको पता है महाराणा प्रताप जी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर एवर जिनको माना जाता है, जिन्होंने बहुत, जो कौन थे भाई साहब? मेवाड़ के किंग थे, याद रखिएगा मेवाड़ के किंग थे, इनके बारे में बिल्कुल भी मत भूल जाना। मेवाड़ के किंग थे, इन्होंने क्या मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में बहुत लड़ाइयां लड़ी, जो बहुत लोहा मनवाया। जो सबसे इनकी फेमस बैटल थी वो कौन सी थी? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इसको मत भूलिएगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, याद रखिएगा बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। जो कब लड़ी गई थी भाई साहब? 1576 के अंदर लड़ी गई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। बैटल ऑफ हल्दी घाटी रट लो एकदम। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो किसने लड़ी थी? महाराणा प्रताप ने लड़ी थी। किसके अगेंस्ट में? मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में लड़ी थी। इनके अगेंस्ट में कौन लड़े थे? तो भाई साहब आमेर के राजा मानसिंह जो थे इनके अगेंस्ट में लड़े थे, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। और देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप की तरफ से वो इकलौते मुस्लिम कौन थे जो उनकी तरफ से लड़े थे? तो हाकिम सिंह सूरी, याद रखिएगा हाकिम सिंह सूरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं,
आपसे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि हाकिम सिंह सूरी कौन थे, हाकिम सिंह सूरी, तो भाई साहब ये इकलौते मुसलमान थे, मतलब मुस्लिम थे, जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी थी, बैटल ऑफ दिबेर छापरी लड़ी थी, जो ये जीते थे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी तो इतनी फेमस है कि जो माउंटेन का सकरा रास्ता था ना, वहां इन्होंने मुगल आर्मी को फंसा दिया था, और फिर वहां से इन्होंने गोरिल्ला टैक्टिक्स अपनाए और बहुत ज्यादा लड़े। और महाराणा प्रताप जी के बारे में एक और बात फेमस है कि इनके घोड़े का नाम क्या था, चेतक। अच्छे से याद रखिएगा, जो एक बहुत ही लेजेंडरी मतलब हॉर्स था, अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना। अब देखिए, आपको यही सारी इंफॉर्मेशन आपकी सहूलियत के लिए, आप फोटो देख सकते हो, राणा कुंभा ने बनवाया, ये वो विजय स्तंभ है, आपको अच्छे से दिख रहा है। अब आपको वही जो मैंने आपको पूरी डिटेल में अभी पढ़ाया है सब कुछ, तो देखिए आप सारा का सारा यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ये देखिए, जैसा मैंने बताया, राणा कुंभा, मैंने जैसे कहा कहाँ थे भाई साहब, ये मेवाड़ के किंग थे, 1448 में बनवाया, बैटल ऑफ सारंगपुर हुई थी। अपनी विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए मालवा के अगेंस्ट महमूद खलजी उनकी तरफ से लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप जी के बारे में बता चुका हूं, बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में हुई थी, आप यहां पे देख सकते हो। बैटल ऑफ कौन सी आपकी हमारी, और एक और बैटल थी बैटल ऑफ दिबेर छापरी, ये भी इन्होंने लड़ी थी, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। राणा सांगा की बात करें तो राणा सांगा, इनको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, राणा सांगा, महाराणा सांगा भी बोला जाता है इनको। और सिसोदिया डायनेस्टी के रूलर थे ये, इसको भी याद रखिए, किसके, सिसोदिया डायनेस्टी के रूलर थे, बिल्कुल अच्छे से, जो मेवाड़ को रूल करते थे। ठीक है, छत्रपति महाराज का आपको पता ही है कि हिंदू राजपूत किंग थे ये। नेक्स्ट हमारे अगर बात करें कुंवर दुर्जन सिंह, कुंवर दुर्जन सिंह की बात करें तो 14 रिवेलियन जो हुआ था, ये उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इन्होंने। और ये कहां से आते थे भाई साहब, तो ये मिदनापुर जो है बंगाल के अंदर जो आता है, वहां से बिलोंग करते थे, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। अब सोचिए, आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हो गए, और 4 क्वेश्चन के बारे में भी आपको इतनी डिटेल में पता चल गया, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है आप उनको अटेम्प्ट करिए हमारी ऐप से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 61वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, वो किसके रिलेटेड था, बताइए। क्या उसने हमारे जो सीट्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, या जो उड़िया और उड़िया है इसको प्रस्थापित कर दिया था, या एग्जम्प्ट कर दिया था अरुणाचल प्रदेश को SC ST स्टेटस में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, या फिर जो वोटिंग एज है उसको घटा दिया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा होगा, जो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसका आंसर होगा डी। इसके अंदर भाई साहब क्या हुआ था कि पहले जो हमारी जो वोटिंग राइट थे वो 21 साल होती थी, 21 साल की देते थे, फिर 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके अंदर 18 साल कर दी गई, भूलना मत इस चीज को। अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए, अगर ये आपसे पूछ रहा है इसको, ये कौन सा भाई साहब, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी जो संख्या है वो 15% कर दी गई, कितने, टोटल लोकसभा की जितनी सीट है उनका 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, याद रखिएगा, नॉट मोर देन 15% ऑफ टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये कब हुआ, तो भाई साहब ये हमारा 91st यानी कि 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंदर कर दी गई। इसके अंदर यह कह दिया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनकी जो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनकी संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा के। याद रखिएगा, लोकसभा में टोटल कितने मेंबर है हो सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550, 550 में से कितने, 550 में से 530 होंगे स्टेट्स को नॉमिनेट करेंगे, और 20 जो है स्टेट एंड यूटी के लिए होंगे। प्रेजेंट में कितनी है भाई साहब, प्रेजेंट में 543 है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है हमारा सब्स्टिट्यूट उड़िया और उड़िया। देखो इसमें क्या था, ये हमारा हुआ था 96 यानी कि 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो उड़िया है, इंग्लिश में तो हम इसको उड़िया बोल सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में उड़िया, लेकिन जो हमारा 8th शेड्यूल है जिसके अंदर हमारी जो 22 लैंग्वेज है उनका मेंशन है, उसमें हम इसको उड़िया ही बोलेंगे, ये चीज याद रखिएगा। अगला है हमारा कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसको एग्जम्प्ट कर दिया था रिजर्वेशन के में, शेड्यूल कास्ट में, यानी कि शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, किसमें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर। ये किसके अंदर हुआ था, ये भाई साहब हमारा 83rd यानी कि 83वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, याद रखिएगा इस चीज को, बिल्कुल मत भूलना। अब देखिए सेम आप यहां पे ये देख सकते हो, आपकी सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया है। जो हिंदी भाषी लोग हैं जिनको इंग्लिश में नहीं अगर दिक्कत हो रही है तो वह हिंदी में देख सकते हैं। 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2003 में, जिसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था साइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। 96वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उड़िया और उड़िया के सब्स्टिट्यूट के लिए। 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें एग्जम्प्ट कर दिया अरुणाचल प्रदेश को। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में हुआ था, जिसमें एज रिड्यूस कर दी गई थी 21 साल से 18 साल। बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए आपके हृदय में और मस्तिष्क में, कुछ भी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का हिस्सा, यहाँ सभा हो गया गड़बड़, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ आएगा संविधान सभा का हिस्सा बन गए मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा में 1946 में, बताइए। तो देखिए ये हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम द मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1946, बताइए इसका राइट आंसर। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी कि संवैधानिक सभा जो बनी थी, उसका पार्ट कौन बना था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जरा, दीजिए आंसर, आप ही बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, हमारा अम्मू स्वामीनाथन। अब हम इनके बारे में बात करें भाई साहब, अम्मू स्वामीनाथन जी के बारे में, तो भाई साहब इन्होंने फंडामेंटल राइट्स पे और हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उन पे बहुत बात की थी इन्होंने, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ूं तो मैं सबसे पहले तो आपको यह बताता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी क्या, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी क्या। अब देखिए पहले ये जानिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे। देखिए 1946 में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1946 में क्या आया था, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में इंडिया आया था। किसने भेजा था, उस टाइम के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कैलमेंट इटली, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, कैलमेंट एटली, भूलना मत बिल्कुल भी, कैलमेंट एटली ने भेजा था यहाँ पे कि जो पावर है वो कैसे ट्रांसफर करी जाएगी ब्रिटिश टू इंडिया, ये याद रखना। और कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर क्या थे भाई साहब, 3 बहुत हाई रैंक मिनिस्टर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, जिनके अंदर एबी अलेक्जेंडर, याद रखिएगा, एबी अलेक्जेंडर थे आपके, अगर आपसे कभी पूछा जाए, एबी अलेक्जेंडर थे, और कौन थे आपके, पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है, पैथिक लॉरेंस थे, इनका नाम याद रखिएगा, पैथिक एल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और एक आपके कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, याद रखिएगा, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये भी याद रखिएगा, ये तीनों आए थे भाई साहब इंडिया में, याद रखना। अब इसी मिशन के अंदर क्या किया गया था भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, और इसी असेंबली ने क्या था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे बनेगा, क्या होगा, ये सब सारा काम किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया था, जिसके अंदर बहुत सारी क्या कमेटीज बनाई गई थी, ठीक है, ये भी याद रखना, बिल्कुल मत भूल जाना। इसी में जो है मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1946 में अम्मू स्वामीनाथन जी का चयन हुआ था, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। अब देखिए अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो पूरा का पूरा क्या है, जैसा मैंने बोला 1946 में इलेक्टेड हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से, याद रखिएगा, स्पोक पर्सन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, याद रखना इस चीज को भी, बिल्कुल मत भूलना। कहाँ पे पैदा हुई थी भाई साहब, पलक्कड़ केरला में इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल मत भूलना। हंसा जीवराज मेहता, इनकी अगर बात करें तो सोशल रिफॉर्म एक्टिविस्ट और एजुकेटर थी, ये भी याद रखिएगा, एक फेमिनिस्ट राइटर थी जो औरतों के बारे में लिखा करती थी। कमला चौधरी की अगर बात करें तो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थी जो इलेक्ट हुई थी 3rd लोकसभा के अंदर, 3rd लोकसभा की मेंबर थी, ये याद रखिएगा हमारा बिल्कुल भी। बेगम रिजाज रसूल, बेगम अजाज रसूल, इनके अगर बारे में बात करूं तो भाई साहब ओनली मुस्लिम वोमेन थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने ड्राफ्ट किया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके अंदर इलेक्टेड थी, याद रखिए, कभी नाम आ जाए आपसे बेगम अजाज रसूल, गलती मत कर देना बिल्कुल भी। अगला हमारा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डॉट दक्षिण मालाबार में एक लोकप्रिय एक मुखोटा नृत्य है, बताइए भाई साहब इसमें से कौन सा नृत्य है जो दक्षिण भारत में एक मुखोटा यानी कि मुकुट पहन के किया जाता है, तो भाई साहब इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने लोक नृत्य वाला वीडियो हमारा देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमने सारे के सारे लोक नृत्य उसमें कवर किए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका होगा कुम्टटिकली, याद रखना अच्छे से, कौन सा होगा आपका, कुम्टटिकली होगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसके अंदर क्या है भाई साहब, जो हमारा साउथ इंडिया है उसमें मुखोटा पहन के ये डांस किया जाता है। अगर मैं और डांसेस की बात करूं जैसे हमारा परिचकली, तो परिचकली कहाँ होता है भाई साहब, ये हमारा जो केरला स्टेट है, जो हमारा केरला स्टेट है वहां पे होता है, और एक हमारा लक्षद्वीप, इन दोनों में होता है, इसको मत भूलना, हमारा लक्षद्वीप और केरला दोनों के अंदर होता है ये, लक्षद्वीप केरला। अगर मैं बात करूं जमाडो, तो भाई साहब जमाडो कौन सा होता है, गोवा, और गोवा का एक और फेमस फेस्टिवल होता है सनबर्न, याद रखना इसको, सनबर्न फेस्टिवल है भाई साहब, बहुत फेमस फेस्टिवल है, अक्सर पूछा जाता है आपसे। धनगर कहाँ का है भाई साहब, तो धनगर आपका पड़ता है महाराष्ट्र का, ठीक है, ये कहाँ जाता है भाई साहब, महाराष्ट्र के अंदर किया जाता है, बिल्कुल मत भूलना। महाराष्ट्र का एक और फेमस फेस्टिवल है, कौन सा है भाई साहब, लोक नृत्य लवानी, बिल्कुल मत भूलना इसको, लवानी, अच्छे से याद कर लेना इस चीज को भी, एक लवानी भी है महाराष्ट्र के अंदर। अगर हम आगे बात करें तो आप यहां देख सकते हो हमारा अगला क्वेश्चन है हीराकुंड डैम, जो हीराकुंड डैम है
उड़ीसा के किस शहर के पास में बनाया गया है? अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई साहब जो हीराकुंड डैम है वो उड़ीसा में है, लेकिन किस नदी पे बनाया गया है और कहाँ बनाया गया है? तो देखिए ये हमारा कहाँ पर है भाई साहब, संबलपुर जो है उड़ीसा के अंदर वहां पे है। अगर मैं आपसे बात करूं हीराकुंड डैम की, तो भाई साहब हीराकुंड डैम के बारे में ये समझिए वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, कितना है? 25.97 किलोमीटर। बिल्कुल मत भूलना इस चीज को, आप समझ रहे हो इतना बड़ा है ये। कौन सी रिवर के ऊपर है? महानदी रिवर के ऊपर है, बिल्कुल मत भूलना, महानदी रिवर के ऊपर है, और 15 किलोमीटर दूर है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से, ये भी याद रखिएगा। इसके पीछे जो रिजर्वॉयर है वो 50 किलोमीटर लंबा है, जिसको रामसार कन्वेंशन के अंदर एक रामसार साइट का दर्जा मिला हुआ है, ये भी याद रखना। राउरकेला, भाई साहब राउरकेला फेमस है, इसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, भूलना मत इस चीज को, ठीक है, बिल्कुल भी। अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो देखिए यहाँ पे आप मैं आपके लिए एकदम बेहतरीन पीपीटी के फॉर्म में समझाया गया है। हीराकुंड डैम जैसा मैंने कहा महानदी रिवर के ऊपर है, 15 किलोमीटर दूर है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा के। जैसा मैंने कहा 25.979 किलोमीटर लंबा है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज जिसका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी होता है, इरिगेशन के लिए भी होता है, फ्लड कंट्रोल के लिए भी होता है, याद रखिएगा। और जो हीराकुंड रिजर्वॉयर है, जैसे क्या है, ये तो डैम हो गया पूरा, यहाँ से पानी गिरता है, ये जो पीछे पानी भरा रहता है पूरा, इसको बोलते हैं रिजर्वॉयर। इसको क्या है भाई साहब याद रखना, अक्टूबर 2021 में रामसार साइट का दर्जा मिला था, याद रखिएगा। अब आप कहोगे रामसार साइट्स क्या होती हैं, तो चलिए आपको ये भी समझा देते हैं कि रामसार साइट्स होती क्या हैं। तो देखिए रामसार साइट क्या होती हैं, याद रखना 1971, ठीक है, ईरान के शहर, याद रखिएगा, ईरान सिटी, कौन सी भाई साहब, ईरान की एक सिटी थी रामसार, जहां बहुत सारे वर्ल्ड की कंट्री इकट्ठा हुई और उन्होंने ये कहा कि भाई साहब जो एनवायरनमेंट है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि जो वेटलैंड है, वेटलैंड का मतलब होता है कि जहाँ पे सीजनली या फिर हर समय पानी भरा रहता है, जहाँ पे बहुत सारे बर्ड रहते हैं, फ्लोरा फोना रहते हैं, उनको नुकसान ना होता है, उनमें हेल्प करते हैं, उन चीज़ को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो इसके लिए एक ट्रीटी साइन करी गई ईरान के शहर रामसार में 1971 में, और इसी के अंदर जो वेटलैंड्स हैं उनको रामसार साइट का दर्जा दिए जाने लगा, जो हर साल दिया जाता है, याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। ईरान के शहर रामसार में, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट था। और याद रखिएगा वेटलैंड डे अगर आपसे पूछा जाए कि हर साल जो वेटलैंड डे है कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है एवरी ईयर, अच्छे से याद रखना, बिल्कुल भी कंठस्थ कर लो इस चीज को, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द नेम यू कैन बैंक अपॉन इज द बेस्ट स्लोगन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, ये किस बैंक का स्लोगन या नारा है, बताइए। अब आपके अकाउंट तो बहुत सारी बैंकों में होंगे आजकल, तो भाई साहब बैंकिंग ईजी हो गया है, तो सबके पास है, बताइए, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक या कैनरा बैंक। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा भाई साहब, पंजाब नेशनल बैंक का ये स्लोगन है, अच्छे से याद रखिएगा, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, याद रखना, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है भाई साहब, इसके हेडक्वार्टर है द्वारका के अंदर। अब द्वारका कौन सा वाला द्वारका, ये वो वाला द्वारका मत समझ लेना, ये द्वारका दिल्ली के अंदर है, याद रखना अच्छे से। बात करें एसबीआई, भाई साहब एसबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, ये तो आप सबको पता है, ठीक है, 1955 में बना था, याद रखना बिल्कुल अच्छे से। अगर बात करूं एचडीएफसी के बारे में, तो इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। कैनरा बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है भाई साहब, ये पड़ेंगे आपके बेंगलुरु के अंदर, ठीक है, ये आपके बेंगलुरु के अंदर पड़ेंगे, अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना। अब देखिए हमारे देश के अंदर आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू अगर करी जाती है तो वो स्टेट बैंक की करी जाती है, भाई सरकारी बैंक है। तो चलिए इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूं पूर्व पाषाण काल, ये ज्यादा हो जाएगा, पूर्व पाषाण काल नहीं। पहले 3 बैंक हुआ करते थे, 1806 में बैंक हुआ करता था, कौन सा, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, याद रखिएगा इस चीज को। फिर 1840 में एक और बैंक बना, कौन सा आपका, बॉम्बे बैंक, ठीक है, बॉम्बे बैंक बना। फिर आपका 1842 में एक और बैंक बना, कौन सा, मद्रास बैंक, 3 प्रेसिडेंसी थी आपको पता है अच्छे से, मद्रास बैंक। ये 3 बैंक होते थे, और इन तीनों बैंकों के पास में करेंसी इशू करने का भाई साहब पावर थी, करेंसी इशू कर सकती थी। अब इन तीनों बैंकों को क्या हुआ भाई साहब, मिला दिया गया। आप कहोगे ऐसे कैसे मिला दिया, बस मिला दिया, अपनी मर्जी थी। इन तीनों को एक साथ मिला दिया गया 1921 में, मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, तीनों को मर्ज कर दिया गया। हमारी एक नई बैंक सामने आई, कौन सी भाई साहब, याद रखिएगा, इंपीरियल
बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये आपकी सामने आई निकल के। ठीक है, अच्छे से याद रखिए तीनों को मर्ज करके। लेटर ऑन क्या होता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में नेशनलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, इसको नेशनलाइज कर दिया जाता है और फिर उसके बाद में हम जानते हैं एसबीआई, फिर इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। सबसे पहले तीन बैंक को 1921 में मर्ज किया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया निकल के आई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में नेशनलाइज कर दिया। उसके बाद में हम उससे 1955 से क्या जानते हैं, गठन हुआ एसबीआई, फिर उसको हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि पंजाब नेशनल बैंक 1984 में बनी, हेडक्वार्टर द्वारका न्यू दिल्ली के अंदर है। स्टेट बैंक 1955 में बनी, हेडक्वार्टर मुंबई। एचडीएफसी बैंक आपकी 1994, हेडक्वार्टर मुंबई। अगर बात करें कैनरा बैंक तो 1906 में बनी और हेडक्वार्टर इसके कहां पर है भाई साहब, बेंगलुरु के अंदर है, बिल्कुल मत भूलना, कर्नाटका बेंगलुरु के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट एसोसिएटेड विद द कुंभ मेला। जो हमारा कुंभ मेला लगता है उससे एसोसिएटेड कौन सी सिटी नहीं है, यानी कि वो जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 4 शहर हैं, 4 शहरों में कुंभ मेला लगता है, उनमें से बताइए इन चारों इसमें से कौन सा वो शहर है जिसमें नहीं लगता है। तो आप अच्छे से बता सकते हो, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और पुरी। बताइए, इसका राइट आंसर है पुरी, यानी कि पुरी इज द नॉट अ सिटी वेयर द कुंभ मेला हेल्ड। ठीक है, अच्छे से याद रखना इस चीज को। अगर इसके बारे में फर्दर बात करूं तो कुंभ है क्या, तो देखिए कुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है, यानी कि हर 12 साल बाद महाकुंभ लगता है, 6 साल बाद अर्धकुंभ लगता है। अच्छे से याद रखिएगा, हिंदू धर्म के अंदर, मतलब हिंदू धर्म के अंदर क्या है, लोग इसमें क्या है, स्नान करने जाते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं, बहुत एक रिचुअल फुल एक गैदरिंग होती है पीपल की। और कुंभ मेला ना द लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इन द अर्थ, याद रखिए, अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग है। आप सैटेलाइट के थ्रू भी नोटिस कर सकते हो इस चीज को, इतनी बड़ी गैदरिंग होती है। जो 4 प्लेसेस पे लगता है, एक आपका उज्जैन के अंदर लगता है, एक आपका हरिद्वार के अंदर लगता है, नासिक और त्र्यंबकेश्वर में लगता है, एक आपका चौथा प्लेस और है जो कहाँ लगता है, जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं आजकल, पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। किस नाम से, प्रयागराज, याद रखिएगा इस चीज को, बिल्कुल प्रयागराज में लगता है, अच्छे से याद रखना। उज्जैन में लगता है भाई साहब आपकी सिप्रा रिवर के ऊपर, आपसे कई बार क्वेश्चन आ सकता है, सिप्रा रिवर जो है वहां पे बराबर में। हरिद्वार में आपको कहाँ लगेगा, तो हरिद्वार में आपकी गंगा रिवर, जो हमारी गंगा जी हैं वहां पे लगता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं त्र्यंबकेश्वर नासिक में, यहाँ पे तो लगता ही नहीं है ना, यहाँ पे कहाँ लगता है भाई साहब, तो यहाँ है आपकी महानदी। ठीक है, महानदी, महानदी यहाँ पे। और प्रयागराज में तो आपको पता ही है संगम, जो हमारा संगम है भाई साहब वहां लगता है। किस किस का संगम, गंगा और यमुना जी का जो संगम है। हिंदू धर्म के अंदर ये माना जाता है कि हर 12 साल में जो बृहस्पति ग्रह है वो अपना रिवॉल्यूशन एक कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद में कुंभ मेला लगता है। लास्ट कुंभ मेला कहाँ लगा था भाई साहब, लास्ट कुंभ मेला 2013 में लगा था, महाकुंभ की बात कर रहा हूँ, लास्ट महाकुंभ 2013 में लगा था। अगला महाकुंभ कब लगेगा, आपसे क्वेश्चन आ जाए तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट महाकुंभ 2025 में लगेगा, कहाँ लगेगा भाई साहब, प्रयागराज में लगेगा, बिल्कुल मत भूलना, प्रयागराज के अंदर लगेगा। अर्धकुंभ कब लगा था भाई साहब, अर्धकुंभ 2019 में लगा था, ये भी याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। जैसा कि आपको पता है कि प्रयागराज को एक और टाइटल मिला हुआ है, कौन सा, यूनेस्को का कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज साइट। जैसा कि आप जान सकते हो यही सेम टाइटल मिला है दुर्गा पूजा को यूनेस्को के द्वारा। कैसे, 2 चीजें होती है, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल। टेंजिबल ये मेरे हाथ में पेन है, इसको मैं छू पा रहा हूँ, ये टेंजिबल हो गया। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरी आवाज जा रही है, ये इंटेंजिबल है। तो जैसे कि आपको पता है ताजमहल है, अजंता एलोरा की केव्स हैं और बहुत सारी यूनेस्को की साइट्स हैं, 42 टोटल यूनेस्को की साइट हैं, वो सारी टेंजिबल है, उनको आप छू सकते हो, जो यूनेस्को उनको दर्जा देता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, जैसे कुंभ मेला हो गया, दुर्गा पूजा हो गई, तो इनको इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है। प्रयागराज के मतलब ये जो कुंभ मेला है इसको भी, और जो हमारी दुर्गा पूजा है उनको भी, दोनों चीजों को मिला हुआ, अच्छे से याद रखना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलना। और जैसा मैंने आपको कहा कि पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमें प्ले स्टोर पे हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। एंड वीडियो में आप छोड़ के जाओ उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, खाते पीते रहिए, एकदम मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, शरीर का ध्यान रखिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।